वैसे बच्चों, अब थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट पोर्शन जिसमें अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देखें तो इस टॉपिक पे अपन को जो मिला है बच्चों वो ये मिला है कि जो एडियाबेटिक वॉल होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा इंसुलेटिंग वॉल होता है। और डायाथर्मिक वॉल कैसा होता है, कंडक्टिंग वॉल होता है। ठीक है, और अपन को यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला बच्चों, मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क सिस्टम पे जीरो होना चाहिए, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल होती है जिसमें वो टाइम के साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज ना हो। ठीक है, अब इस पेज में जो अपन को इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला बच्चों वो ये मिला कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को डिस्कवर किया था R.H. फॉलर ने। फिर बच्चों अपन को इसमें यहाँ पे जो मिला इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये मिला कि हीट फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बच्चों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इंटरनल एनर्जी सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का। बच्चों याद रखना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी ये सब थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और बच्चों ये मिला कि हीट और वर्क दो डिफरेंट मोड ऑफ अल्टरनिंग स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो कि चेंज करते हैं इंटरनल एनर्जी को। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि हीट और वर्क थर्मोडायनेमिक है लेकिन ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जो अपन को मिला कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में डेल्टा यू जीरो होता है और यहाँ पे डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मिला कि बहुत सारे हीट जो होते हैं वो इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर को बढ़ाते हैं जब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है बच्चों। बाकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों अपन को ये मिला कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, ये केवल डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर पे और कंडीशन में कि जिससे हीट सप्लाइड हो रही है। बच्चों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मिला है कि जो 3 डायमेंशन में जो एवरेज एनर्जी होता है वो 3 kBT होता है और जो टोटल एनर्जी होता है वो 3 RT होता है बच्चे। उसके बाद स्पेसिफिक हीट जो होता है वो 3 R होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें मिला है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर होता है Cp माइनस Cv R होता है बच्चों। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मिला है कि जो म्यू होता है इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस का वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बच्चों। तो आइडियल गैस जो होता है उसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल किस पे डिपेंड करेगी, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। उसके बाद देखो इसमें बच्चों थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला वो ये मिला कि जो कनेक्शन होता है बिटवीन स्टेट वेरिएबल इसको अपन इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मिला बच्चों कि थर्मोडायनेमिक में दो होता है, एक एक्सटेंसिव होता है, एक इंटेंसिव होता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा जो प्रोडक्ट होता है इंटेंसिव वेरिएबल का प्रेशर वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेल्टा वी जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक है, एक बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट अपन को ये मिला कि जो हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है ये हाइपोथेटिकल कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, एक ये मिला कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्यू जीरो होता है, एडियाबेटिक में क्या होगा, डेल्टा क्यू जीरो। आइसोथर्मल में बच्चों अपन को जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला वो पीवी कांस्टेंट मिला है बच्चों, और आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बच्चे। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो वर्क डन पॉजिटिव होगा बच्चे, यदि आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करेगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा बच्चे। एडियाबैटिक में बच्चों जो इंपॉर्टेंट है कि पीवी गामा पावर गामा कांस्टेंट होता है बच्चों, P1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा होगा बच्चों। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो वर्क डन निकालना 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 होता है बच्चे। बाकी आइसोकोरिक में बच्चों जो अपन को इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, और बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में भी इंटरनल एनर्जी जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो जीरो होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। बाकी बच्चों एक अपन को ये मिला हीट इंजन में
कि हमारा जो इफिशियंसी बच्चों, यदि इफिशियंसी 1 है तो इंजन में 100% इफिशियंसी होगी कि वो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें। लेकिन बच्चों जो आइडियल इंजन होता है उसी की इफिशियंसी 1 होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स में जो अपन को इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि बच्चों रेफ्रिजरेटर रिवर्स होता है हीट इंजन का, और यहाँ पे जो हीट पंप होता है वो सेम होता है एज अ रेफ्रिजरेटर। बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिला कि भाई यहाँ पे जो इफिशियंसी होगी हीट इंजन की वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिला कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बीटा रेफ्रिजरेटर का, वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है बच्चों। और बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट अपन को ये मिला कि जो अपन को कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, सेकेंड लॉ कहता है कि उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है बीटा, वो कभी भी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक ये अपन को इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं नेचर के वो इरिवर्सिबल होते हैं बच्चों। जो फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस है वो भी इरिवर्सिबल है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों अपन को एक ये मिला कि कारनॉट इंजन में, ठीक है, प्रोसेस रिवर्सिबल तब होगा जब वो क्वाजी स्टैटिक हो और नॉन डिसिपेटेड हो बच्चों। ठीक है बच्चों। एक ये मिला कि रिवर्सिबल हीट इंजन जो कि ऑपरेट करता है बिटवीन 2 टेम्परेचर, इसी को अपन कारनॉट इंजन कहते हैं बच्चे। उसके बाद बच्चों इफिशियंसी 1 - T2/T1 कारनॉट इंजन का होगा बच्चों। और ये हमेशा याद रखना है कि कारनॉट इंजन एक रिवर्सिबल इंजन है बच्चे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिला है कि जो इफिशियंसी होती है कारनॉट इंजन की वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो इफिशियंसी ऑफ कारनॉट इंजन होता है वो वर्किंग सब्सटेंस से पे डिपेंड नहीं करता है बच्चे। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट ये मिला कि कोई भी इंजन की एफिशिएंसी कारनॉट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो फाइनल रिमार्क होता है Q1/Q2 T1/T2 होता है बच्चों, ये इंडिपेंडेंट होगा नेचर ऑफ सिस्टम से। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आइडियल गैस होता है वर्किंग सब्सटेंस का यूनिवर्सल टेम्परेचर पे वो सेम होगा जब उसमें टेम्परेचर इंट्रोड्यूस्ड करेंगे। समरी में बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि हीट और वर्क 2 मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं सिस्टम में बच्चों। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है बच्चों। ठीक है। उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिला कि हीट और वर्क स्टेट वेरिएबल्स नहीं है बच्चों। ठीक है। और जो वैल्यू होता है स्टेट वेरिएबल का वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर स्टेट पे। मतलब जो स्टेट वेरिएबल होता है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, स्टेट फंक्शन होता है बच्चे। उसके बाद एक अपन को ये मिला कि सेकेंड लॉ कहता है कि कोई भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, और कोई भी रेफ्रिजरेटर की बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता है बच्चे। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे ये मिला है कि जो कारनॉट कंसिस्ट होता है उसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं 2 एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू। इफिशिएंसी 1 - T2/T1 होगा मेरे बच्चे। और कोई भी इंजन बिटवीन 2 टेम्परेचर उसकी इफिशिएंसी कारनॉट इंजन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। यदि बच्चों की पॉजिटिव है तो हीट ऐड कर रहे हैं, क्यों नेगेटिव है तो हीट रिमूव कर रहे हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन नेगेटिव है बच्चे। यदि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन पॉजिटिव है बच्चे। बाकी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की डायमेंशन के इनवर्स होती है बच्चों। डेल्टा Q mL2T-2 होगा मेरे राजा। स्पेसिफिक हीट होगा L2T-2 K-1। थर्मल कंडक्टिविटी MLT-3 K-1 होता है। बाकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों ये मिला है कि जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड होता है, वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है बच्चों। एक ये मिलता है कि मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क किसी भी पार्टिकल पे 0 है। हीट कैपेसिटी बच्चों डिपेंड करता है प्रोसेस ऑफ द सिस्टम में किससे हीट को सप्लाई दी गई है। तो बच्चों यह हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट कंप्लीट हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का, और यहाँ से हमारा थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ हमारा थर्मल फिजिक्स भी कंप्लीट हुआ। थर्मल फिजिक्स में हमारा आया था थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, और हमारा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उसके बाद केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें अपन ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अपन ने पहले 4 टॉपिक को लिया था, जिसमें थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा केटीजी लिया गया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, और लास्ट टॉपिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स था। इसी के साथ हमारा ये थर्मल फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है बच्चों। नेक्स्ट टर्म में अपन एसएचएम स्टार्ट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। बाकी हमारा एक लास्ट चैप्टर वेव मोशन है। उसके बाद हमारा 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी द एंड हो जाएगी, थ्योरेटिकल पार्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बाकी उसके बाद अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू बच्चों, बाय।